चलो तो गुड इवनिंग सबको। आज अपन क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने से पहले इसके एक तो इंपॉर्टेंस आपको मैं बता देता हूँ, है ना। दूसरा, आपके ये जिन सब्जेक्ट्स में काम आएगा वो बता देता हूँ, किन किन एग्जाम्स में आपको काम आएगा वो भी बता देता हूँ, है ना। तो क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे प्राइमरी जो इसका यूज है वो आपका है CSIR नेट के एग्जाम के लिए, है ना। आपका डे टू डे लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है उससे आपका बहुत ज्यादा काम पड़ेगा नहीं, अनटिल और अनलेस कि आप एटमॉस्फेरिक साइंसेज में PhD करने जाओ या एमटेक प्रोग्राम में जाओ, तब तक इसका कोई आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आएगा नहीं। जैसे आप देखते होंगे ना कि मानसून इंडिया में एंटर करने वाला है, या केरला में एंटर कर गया है, या राजस्थान में एंटर कर गया है, अभी मानसून ब्रेक हो गया तो बारिश नहीं आने वाली है, मानसून ट्रफ जो है उधर शिफ्ट हो गया है। ये आप जैसे प्रिडिक्शन करते हो ना कि रेनफॉल के इतने चांस है, तेज हवा के इतने चांस है, तूफान आने के इतने चांस है, तो ये कहां से आता है? ये जो जितने भी मॉडल्स बनते हैं ये किस बेसिस पे बनते हैं? वो सारा का सारा अपन क्लाइमेटोलॉजी में ही पढ़ते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो लगती है कि क्लाइमेटोलॉजी में, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना। आपका जो CSIR नेट का एग्जाम है, अभी आपने दिया भी होगा कुछ लोगों ने। CSIR नेट का जो एग्जाम है इसमें आपका अर्थ साइंस सब्जेक्ट रहता है ना। अर्थ साइंस सब्जेक्ट में आपके MSc जियोग्राफी वाले, MSc जियोलॉजी वाले, ओशनोग्राफी वाले, मेराइन साइंसेज वाले, मेराइन बायोलॉजिकल साइंसेज वाले, एटमॉस्फेरिक साइंसेज वाले, क्लाइमेटोलॉजी वाले, है ना, आपके साइनोप्टिक मीटेरोलॉजी वाले, कई तरह के लोग इसमें रहते हैं। तो अर्थ साइंस में जितना भी कुछ होता है सब के सब बच्चे जो है वो आपका ये एग्जाम देने आते हैं, है ना। और इसलिए तुम देखते हो कि इस पेपर में आपको चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। जैसे आपका पूरा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का है? आपके 200 मार्क्स। पूरा पेपर कितने मार्क्स का है भाई? 200 मार्क्स। और ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, सबको मालूम है। ये तो आपका पार्ट ए जिसको अपन बोलते हैं एप्टीट्यूड, है ना। फिर पार्ट बी जिसमें आपका हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 2 नंबर का। फिर आपका पार्ट्स, है ना। और यहाँ पे हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 4 नंबर का। और यहाँ पे 2 नंबर का, और यहाँ पे भी 2 नंबर का। अब आपके जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि पार्ट ए के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 20। इसमें कितने रहते हैं? 50। और इसमें कितने रहते हैं? 80, है ना। अब क्योंकि आपकी चॉइसेस बहुत ज्यादा है, कैसे हैं कि भाई आपको टोटल 200 मार्क्स का ही करना है, तो आप देखेंगे कि एप्टीट्यूड वाले में से आपको आउट ऑफ 20 मैक्सिमम कितने करने हैं? 15। यहाँ पे मैक्सिमम कितने करने हैं? 35। और यहाँ पे मैक्सिमम कितने करने हैं? 25। ये आपका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है ना। वो आप क्वेश्चन चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा करना है। यहाँ पे आपका 2 मार्क्स, यहाँ पे आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और यहाँ पे आपका हर क्वेश्चन 4 मार्क्स, है ना। तो टोटल आपका ये 30, ये 70 और ये 100, और टोटल आपका कितना मार्क्स का हो गया भाई? 200 मार्क्स का हो गया। और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है ना। कितनी है नेगेटिव मार्किंग इसमें? 1/3। तो आपका 2 नंबर का है तो अगर गलत किया तो 0.66 कटेंगे, है ना। और जो आपका मान लो कि सारे क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके कटेंगे किसमें से? तो आपके मार्क्स नेगेटिव में भी आते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके नंबर नेगेटिव में भी आते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे आपको चॉइस इतनी क्यों मिल रही है कि आउट ऑफ 80 आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं, आउट ऑफ 50 आपको 35 ही करने हैं, आउट ऑफ 20 आपको 15 ही करने हैं। ये तो मैक्सिमम है कि जब आप पूरा 200 का अटेम्प्ट करते हो। तो आप देखोगे कि यार ये 80 क्वेश्चन में से जो जियोलॉजी MSc करके जा रहा है बच्चा, उसको ये आउट ऑफ 25 जियोलॉजी के कम से कम 15 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं, राजी जो डुएबल होते हैं। 25 के 25 भी मिल जाएंगे, बट इजीली जो होने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके 15 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। फिर आप देखोगे कि भाई जो ओशनोग्राफी से MSc करके जा रहा है उसको भी इतने क्वेश्चन तो मिलने चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी से जा रहा है उसको भी मिलने चाहिए, जो जियो फिजिक्स से जा रहा है उसको भी मिलना चाहिए, जो MSc जियोग्राफी वाला है उसको भी मिलने चाहिए। तो तुम देखोगे कि ये 80 क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है, या इनकी जो फ्रेमिंग है वो कुछ इस तरह से रहती है कि भाई जो भी बच्चा एग्जाम देने आ रहा है अर्थ साइंस का, उसको एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले कि भाई सब लोग जो है वो इसमें सिलेक्शन करवा, है ना। इसलिए एक तो तुमको चॉइस इसमें बहुत सारी मिलती। दूसरा, इसमें आप देखोगे कि जो जियोलॉजी के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत जियो फिजिक्स भी पढ़ लें, कारण कि हमारे गेट के अंदर कॉमन सेक्शन है तो उसमें जियो फिजिक्स आता है ना। फिर अपन देखते हैं कि भाई जब अपन GSI का प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो उसमें पेपर 1 में जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी में भी आपका थोड़ा बहुत जो बेसिक्स ऑफ ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी आता है ना। फिर आप देखते हो कि भाई GSI मेंस के अंदर पेपर 3 में आपका यूनिट 5 है या सेक्शन E है एनवायरमेंटल जियोलॉजी का, उसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपके किसके हैं? एटमॉस्फेरिक साइंसेज, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी के। जैसे मिलान को भी साइकिल हो गया, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया, है ना, PHEH का हो गया। आप देखोगे कि वहां पे आपका स्टीफन बोल्ट्जमान, प्लानेटरी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बजट, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप किसमें पढ़ते हो? क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में कंबाइंड पढ़ते हो। तो अगर आप ये तैयार करते हो तो आपका GSI मेंस का एक सेक्शन पूरा प्रिपेयर होता है, प्रीलिम्स में आपको हेल्प मिलती है, जियो फिजिक्स पढ़ते हो तो गेट में हेल्प मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई नेट की एग्जाम में हम कोशिश करते हैं कि जियोलॉजी के तो क्वेश्चन हमसे हो ही, लेकिन अगर थोड़े इजी क्वेश्चन ओशनोग्राफी के मिल जाए,
क्लाइमेटोलॉजी के मिल जाए, जियो फिजिक्स के मिल जाए, तो कोई बुराई उसमें है नहीं। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जियोलॉजी का स्टूडेंट जो है ना, वो कोशिश ये करता है कि जियोलॉजी वाले क्वेश्चन तो उससे होते नहीं है, कारण कि जियोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे आते हैं, हाई लेवल पे आते हैं, तो सारे बच्चे उस लेवल का जियोलॉजी भी नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए पार्ट सी में 25 क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे, है ना, सारे बच्चे वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन देखोगे, मेटामॉर्फिक के, इग्नियस के, सारे बच्चे नहीं कर पाते, स्ट्रक्चर के, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे रहते हैं, है ना। और पार्ट भी पूरा का पूरा फैक्चुअल होता है, फैक्ट बेस्ड है, तो फैक्ट्स जो है वो सब बच्चों को याद होते हैं, जरूरी नहीं है कि सबको याद हो। तो तुम देखोगे कि ये पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ना। और जो टॉपर है उसके मार्क्स कितने रहते हैं, आउट ऑफ 200 150 155 के आसपास, और जबकि आपकी जो कट ऑफ रहती है जेआरएफ के लिए वो ऑलमोस्ट कितने रहती है, 55% के आसपास। तो अगर आप 200 का 55% निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 110 के आसपास आएगा, है ना। कभी कभी ये 120 भी चला जाता है, कभी कभी 125 भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा। लेकिन मोटा मोटी आपका 55% जेआरएफ का रहता है, 50% के आसपास लेक्चरशिप का रहता है। जेआरएफ का फायदा क्या है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। और एलएस का फायदा क्या है कि अगर लेक्चरशिप की पोस्ट निकलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट वगैरह कहीं आती है, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वहां पे आपको एज ए लेक्चरर पढ़ाना है, तो आपको वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देता है, वो एक ठप्पा है कि भाई ये बंदा जो है वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। जैसे स्कूल में टीचर्स को पढ़ाने के लिए बीएड जरूरी होती है ना, वैसे आपके कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगते हैं वो लेक्चरशिप की मांगते हैं। अगर आपका सीएसआईआर नेट का नहीं है तो कई स्टेट खुद अपना एग्जाम करवाते हैं सेट के नाम से, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से, है ना, उसमें भी वो एलएस देते हैं। तो तुम देखोगे कि भाई ये तुम्हारे दो चीजों के लिए तो काम में आ रहा है सीधा सीधा, कि भाई लेक्चरशिप के लिए जाना है तो भी काम आएगा, अगर आपको पीएचडी करनी है तब भी काम में आएगा, है ना। अब ये क्लाइमेटोलॉजी की अपने को जरूरत क्यों है, हम तो कोर जियोलॉजी के स्टूडेंट है ना, गेट के लिए अपन जियो फिजिक्स भी पढ़ेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चा ये बोलता है कि सर जियो फिजिक्स के न्यूमेरिकल मेरे से नहीं हो रहे, है ना, नेट के एग्जाम में जो न्यूमेरिकल जियो फिजिक्स के आ रहे हैं वो मेरे से नहीं हो रहे। मेरा सवाल ये रहता है कि जियोलॉजी वाले तो हो रहे हैं क्या, है ना। आप जियोलॉजी के न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो तो जियो फिजिक्स वाले कैसे करोगे। वो न्यूमेरिकल उस बंदे के लिए है जो आपका एमएससी जियो फिजिक्स करके आ रहा है। हाँ, आपकी फिजिक्स अच्छी है, जियो फिजिक्स आपने ठीक से पढ़ा है तो वो न्यूमेरिकल कर सकते हो, उसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिए नेट की एग्जाम की जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो हर बंदा जो है वो उसकी अपनी एक यूनिक स्ट्रेटेजी है। जैसे मेरे से पूछोगे तो मैं आपको अलग बताऊंगा, है ना, और फैकल्टी मेंबर है उनसे पूछोगे वो बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। जिन लोगों का क्वालिफाई हो रहा है वो तुमको बिल्कुल ही अलग बताएंगे, है ना। और टीचर टू टीचर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया इस एग्जाम को, उनकी सबकी इस एग्जाम को क्लियर करने की अप्रोच अलग अलग रहती है। कारण क्या है कि चॉइसेस इतनी सारी, कई लोगों से सुनोगे तो वो बोलोगे कि आप फिजिकल जियोलॉजी पढ़ लो या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, सेडिमेंट्री पढ़ लो, अच्छे से एनवायरमेंट का कर लो काम, और आप ये ओशिनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी कर लो, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि आप सिर्फ ओशिनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि आप जियोलॉजी और बेसिक्स ऑफ जियो फिजिक्स कर लो, कोई और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। तो आप क्या करो फिर, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि इतना कुछ गाइडेंस अगर अवेलेबल है तो मैं कौन सा करूं। तो इसमें आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला कि हमें हमारे रिसोर्सेज को बहुत ही ज्यादा सटल रखना है ना। तो रिसोर्सेज हमारे पास में क्या है, हमारे नोट, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम कंप्लीट करना है कि लेक्चर डेली लेना है और ये नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं। फिर आपके पिछले 10 साल के नेट के क्वेश्चन सोल्ड है ना, मैं आपको करवा भी दूंगा, जैसे जैसे अपना सब्जेक्ट चलेगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो जो सोल्ड अपने पेपर करेंगे वो आपको करना, ठीक है। इसके ये दोनों करने के बाद में अगर तुमको टाइम मिल जाए तो तुम बुक पढ़ सकते, लेक्चर भी कर लिया, नोट्स भी पूरा कर लिया, क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के अच्छे से कर लिए। फिर अगर तुम्हारे पास में टाइम है तो तुम बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। आप इंडियन रेफरेंस के लिए देखोगे तो डीएस लाल की बुक है, फैक्चुअली बहुत बढ़िया है। पार्ट बी के लिए ठीक है। पार्ट सी के लिए आप देखोगे तो आपको डोनाल्ड हेरेंस की एक बुक है और एक लुटियंस की एक बुक है। दो बुक है, उनमें से कोई एक पढ़ोगे काम चल जाएगा, एक इससे ही काम चल जाएगा, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए बुक में बहुत ज्यादा घूमने फिरने की दिक्कत नहीं करनी है कि भाई ये न्यूमेरिकल वाला मैं कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा अपने को नहीं करना है। सबसे पहले अपने को अपना रिसोर्स लिमिटेड करना है ना, क्योंकि अपनी चॉइसेस यहाँ पे एकदम लिमिटेड है। आपको आउट ऑफ 50 35 क्वेश्चन करने हैं, 25 भी कर लोगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। आउट ऑफ 80 आपको 25 करने हैं, 20 कर लोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें रैंक 1 और रैंक 10 और ये आपका तब फर्क पड़ेगा जब आप रिसर्च के लिए जाते हो, है ना। जैसे आपको लेक्चरशिप के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए तो उसमें रैंक का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई रैंक इसमें ज्यादा मायने नहीं रखेगी, आपका सिलेक्शन ज्यादा मायने रखेगा। जैसे आप कंबाइंड जो साइंटिस्ट का एग्जाम दोगे वहां पे आपकी रैंक मायने रखती है। जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे, है ना, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होंगे तो वहां पे आपकी रैंक हाई रहेगी तो आपकी
सीनियोरिटी भी हाई रहती है, तो आपके चांस प्रमोशन के ज्यादा होते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अनटिल और अनलेस आप पीएचडी करते हो। तो पीएचडी में आपका थोड़ा सा एसआरएफ वाला होता है, थोड़ा सा स्पेशल कैटेगराइजेशन है उसमें, उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। पर यहाँ पे आपको समस्या समझ में आ गई ना कि जियोलॉजी का स्टूडेंट ना तो पूरी तरीके से जियोलॉजी कवर करता, ना पूरी तरीके से जियोफिजिक्स कवर करता, ना पूरी तरीके से ओशनोग्राफी कवर करता, ना पूरी तरीके से क्लाइमेटोलॉजी कवर करता। और फिर जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने बैठता है तो एकदम से हिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हिलता नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पे मोर और लेस आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट किसी एक फैक्ट पे बेस्ड होंगे। बाकी 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली क्या रहता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे रहता है, कि वो आपसे पूछ लेगा कि भाई अगर ये ऐसा ऐसा हो रहा है तो बताओ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप ये एग्जाम दे रहे हो ये सोच के कि भाई आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए जाना है या रिसर्च करने जाना है, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है वही सोच के बना रहा है कि भाई ये बच्चा रिसर्च करने जाएगा, तो इसका दिमाग उस हिसाब से काम करना चाहिए कि चीजों को ये जोड़ तोड़ के पा रहा है कि नहीं पा रहा, जो कंसेप्ट इसने सीखे हैं वो आपके रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। तो वहां पे आप देखोगे कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो आपको फिर इस सूरत में क्या करना है, जैसे ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी के कंबाइंड क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट कितने आते हैं, 55 to 60 आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 50 और 80 कितने हो गए, 130 हो गए। भाई एप्टीट्यूड वाला तो अलग है, उसका तो आप तैयारी करोगे तो ये 15 के 15 भी हो जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि 15 के 15 पूरे सही करके आते हैं, है ना। 15 में से 10 तो आराम से हो ही जाते हैं, है ना। आपका अगर बेसिक मैथ्स भी ठीक है तो आपके 15 में से 10 क्वेश्चन आराम से होने वाले होते हैं। नो मैटर व्हाट द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, आप आराम से 10 क्वेश्चन कर लोगे, है ना। बस वो है कि नियत बनानी पड़ती है कि हाँ भाई एप्टीट्यूड अपन कर लेंगे, है ना। और आपकी क्लासेस चली रही है एप्टीट्यूड की, अभी वापस से रेज्यूम हो जाएंगे, है ना। तो आप देखोगे कि भाई वो एप्टीट्यूड की क्लासेस करोगे तो जियोलॉजी के न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे तुम आज एक सुबह मेरे पास में लड़का एक न्यूमेरिकल लेके आया था, तुम लेके आए थे ना इस साल रेडियो एक्टिविटी का, तो उसमें वो बोल रहा था कि भाई डॉटर न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो आपका पेरेंट का कितना है, 3 टाइम्स ऑफ पेरेंट है, और हाफ लाइफ कितनी दी हुई थी आपको, 1.5 मिलियन ईयर दी हुई थी, है ना। और पूछ रहा था कि भाई टोटल टाइम कितना है, ये पूछा था आपसे। तो आपका फॉर्मूला और इनिशियल डॉटर न्यूक्लियाई की वैल्यू उसमें 0 दे रखी थी, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे डी ये 0 हो गया तो p इंटू ई की पावर लेमडा टी माइनस 1 हो गया। आपसे टोटल टाइम पूछ रहा है, लेकिन डॉटर की न्यूक्लियाई की वैल्यू आपको सीधा सीधा नहीं दे रखा, पेरेंट का भी नहीं दे रखा, बट एक रिलेशन दे रखा है कि डॉटर की जो प्रेजेंट में कंसंट्रेशन है वो कितनी है, पेरेंट की 3 टाइम्स है, और पेरेंट की प्रेजेंट टाइम में कितनी होती है p। तो आप d की जगह क्या रखोगे, 3p इक्वल टू p इंटू ई की पावर लेमडा टी माइनस 1। p से p कैंसिल, है ना, p से p कैंसिल, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर लेमडा टी माइनस 1। ये 1 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ए की पावर लेमडा टी। यहाँ से एंटी लॉग लोगे तो ln 4 इक्वल टू लेमडा टी। ये लेमडा की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर सकते हो, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। तो ये टी हाफ की वैल्यू आपको 1.5 दे रखी है, रखोगे आपका सॉल्व करोगे 3 मिलियन ईयर के आसपास आंसर आएगा, है ना। अब ये क्वेश्चन जो है इसकी जो स्टार्टिंग की लैंग्वेज है ये कोई जियोलॉजी थोड़ी बताती है आप, ये तो एप्टीट्यूड ही बताएगा। ये जो आपको ब्रेक डाउन करना है न्यूमेरिकल का ये एप्टीट्यूड से ही होगा, है ना। ये किसी भी जियोलॉजिकल के न्यूमेरिकल्स में बुक में तुमको नहीं मिलेगा, जियोलॉजिकल न्यूमेरिकल्स में इस तरह की लैंग्वेज होती भी नहीं है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी के अपन ने कितने क्वेश्चन किए होंगे, 50 न्यूमेरिकल किए होंगे, है ना। लेकिन जो भी लैंग्वेज रहती है वो आपका कहां से डिकोड होगा, एप्टीट्यूड से। तो आपका जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को डिकोड कर पाओगे। तो आप देखोगे कि जियोलॉजिकल के जो क्वेश्चंस हैं जियोलॉजी के बच्चों के लिए वो करना तो आसान होता है, पर उनकी लैंग्वेज इस तरह से टेक्निकली फ्रेम होती है कि बच्चा समझ नहीं पाता, है ना। तो तुमको एक चीज करना है कि भाई एप्टीट्यूड की क्लास मिस नहीं करनी है, और दूसरा जो अपने कोचिंग में क्लास होती है ये बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है किसी भी सूरत। आपका मॉर्निंग में क्लास हो रही है, इवनिंग में भी हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मॉर्निंग में ही हो जाए ताकि आपको इवनिंग में भी वापस भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े, है ना। क्योंकि ये फिर आपको पढ़ने वाला टाइम नहीं मिलेगा और फिर 2 दिन बाद में तुम बोल दोगे कि हमें तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला तो हम टेस्ट नहीं देंगे, है ना। वो नहीं चलेगा, मैं मॉर्निंग में कर दूंगा एडजस्ट, है ना। पर अभी इसके लिए आप ये ध्यान में रखना, हो जाएगा आराम से। अब इसका और क्लाइमेटोलॉजी के अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको गेट में कम से कम 2 क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। जीएसआई प्रीलिम्स के जीएस पार्ट में भी आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगा। पेपर 2 जो है जियोलॉजी का प्रीलिम्स का उसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। मतलब अगर आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो तो ये तुम जितनी भी एग्जाम देने वाले हो सब में तुम्हारे ये काम आएगा, है ना। और जीएसआई मेंस का तो पेपर 3 का सेक्शन ही वैसे ही पूरा प्रिपेयर हो जाएगा आप, है ना। आप स्टीफन बोल्ट्जमान रूल पढ़ोगे, आप हीट बजट पढ़ोगे, है ना, आप रेडिएशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, आप
विंड्स का डिस्प्लेसमेंट लो हो गया, उसके साथ में प्लानिटरी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे आप, ये पोल्यूशन पढ़ोगे, पोल्यूशन में आपका एयर पोल्यूशन आ गया, नॉइज पोल्यूशन आ गया, है ना, वाटर पोल्यूशन आ गया, ये सब आप पढ़ोगे यहाँ पे। ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी अगर करते हो तो वो जीएसआई का पेपर 3 का सेक्शन ही या कुल मिलाकर के 40 नंबर का पार्ट मेंस का आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, वो 2-3 चीजें आप समझो। एक्सपेक्टेशन अपने को क्या रखनी है कि भाई अगर अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला कि ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी मिला करके आपके नेट के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना, तो आप बोलोगे कि आउट ऑफ 130 ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 मिनिमम है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके क्या हो गए, 1.5 हो गया, है ना, 1/3 से ऊपर आपका सेक्शन ये कवर कर रहा है। ठीक है, बाकी का जियो फिजिक्स हो गया, जियो केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, वो कवर करते हैं। अब अगर ये 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनमें से तुम आराम से मान सकते हो कि भाई 35 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 55, 60, 65 तो मैंने देखे हुए हैं क्योंकि मैंने पेपर सोल्व करवा रखा। तो ये 35 क्वेश्चन जो है वो आपको पार्ट सी में मिलेंगे और ये आपको बाकी का पार्ट बी में मिलेगा, मतलब पार्ट सी में इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। अपनी जो रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है वो क्या है कि भाई ये जो 50 है, इन 50 में से मेरे 20 क्वेश्चन अटक जाए, बस बाकी तो हम जियोलॉजी से कर ही लेंगे। ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से जो अपनी जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो क्या है कि भाई एटलीस्ट 20 क्वेश्चन में कर पाऊं, है ना, चाहे वो पार्ट बी के हो चाहे पार्ट सी के हो। पार्ट बी और पार्ट सी के मिला करके अगर मैं 20 क्वेश्चन कर पाता हूं तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है अपनी। ठीक है, क्योंकि तुम मान के चलो कि भाई 25 और 30 टोटल कितने हो गए, 25 और 35 कितने हो गए भाई, हाँ 60 हो गए। 60 में से 20 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से, तो 1/3 तो यही हो गया, है ना। तो आप देखोगे कि आराम से 60 to 70 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आप ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से कवर कर सकते हो। एक क्वेश्चन को एवरेज 3 मान लेते हैं, 2 और 4 वाले को एवरेज कर दिया, तो आपका 3 नंबर एक क्वेश्चन का पड़ता है, तो आराम से 60 मार्क्स आप ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से ला सकते हो। 20 मार्क्स आप आराम से एप्टीट्यूड से ला सकते हो, 80 हो गया। और बाकी का जो पोर्शन है आपका 70 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, जियोलॉजी से इतना राजे राजे कवर होता है जिसकी हद नहीं है। आपने अभी नेट वाला पेपर दे के आए होंगे, देखा होगा कि जियोलॉजी के खूब क्वेश्चन रहते हैं, है ना, और जब आप पूरी जियोलॉजी कवर कर लोगे तो आपके लिए वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो नेट का एग्जाम निकालना बहुत आसान है, मैं तो ये कहता हूँ कि 140 मार्क्स लाना बहुत आसान। ठीक है, आपको 2 चीजें बस करनी है, उसमें पहला तो ये ध्यान में रखना है कि भाई एक कि आपको रिसोर्सेज पूरे लिमिटेड रखने हैं, बुक्स का टाइम अगर आपके पास में है तो ही बुक्स के लिए जाना है, अदरवाइज पूरा का पूरा फोकस अपने को जियोलॉजी पे कवर करने में लगाना है पूरा पहले तो, है ना। जियोलॉजी जब आपकी अच्छे से कवर हो रही है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है हमारा, है ना। हम क्या करेंगे, साथ साथ में ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। प्रोबेबली जो नेक्स्ट एग्जाम आपका होगा वो दिसंबर में होगा, है ना, दिसंबर में या जनवरी में। तो आपका दिसंबर और जनवरी में अगर एग्जाम होता है, आज अभी क्या हुई है, 4 अगस्त हुई है, तो अपन अगस्त से लेकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक और दिसंबर मिड तक अपन ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी डेली 1 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, डेली 1 घंटा पढ़ेंगे तो क्या होगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब सिलेबस कैसा है अपना, वो मैं तुमको क्लाइमेटोलॉजी वाला दिखाता हूँ। मोटा मोटी हिसाब किताब तो समझ में आ गया आपको कि अपने पास में स्कोप बहुत है ना। और टोटल अगर 60 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो अपने का ट्राई क्या करना है, 25 के लिए ही जाना है मैक्सिमम। आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन देख लिया है ना, क्लास में पढ़ा हुआ है, वहां पे ईगो पे ले लिया है कि पढ़ा हुआ था क्लास में, हम तो करके ही दिखाएंगे। वो बिल्कुल ईगो वाली बात नहीं करनी है कि यार ये पढ़ा हुआ है तो हो क्यों नहीं रहा है ना। हो सकता है कि उसमें कोई और अप्रोच लग रही हो, वो तूने पढ़ते टाइम ध्यान नहीं दिया, वहां पे उलझना नहीं है, उसके साथ में लड़ना नहीं है ना। कई लड़के ऐसे होते हैं ना कि गुस्सा नहीं आएगा तो चलते हुए तूफान को भी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, और गुस्सा आएगा तो खड़ी हवा से भी लड़ लेंगे, है ना। तो वैसा वाला अपने को हिसाब किताब नहीं करना है, अपने को बेसिक पढ़ना है। बेसिक के साथ साथ में अपन इंटीग्रेशन करेंगे, कंसेप्ट्स को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तुमको जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उतना डेली का डेली पढ़ते रहना। अरे बोलो यार, आराम से हो जाएगा। ट्रस्ट में आपको जीएसआई प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी, मेंस में भी बहुत हेल्प मिलेगी, और जो गेट का एग्जाम देने वाले उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन जो ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी से आ रहे हैं वो भी हो जाएंगे आराम से। वो तो बहुत ही आराम से होंगे, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, है ना। और जो जियोकेमिस्ट्री वाले जो न्यूमेरिकल थे ना कि पोलर आइस शीट्स को मैं पूरा का पूरा मेल्ट कर दूं तो मॉडर्न ओशनिक वाटर में या सी वाटर के अंदर डेल्टा ऑक्सीजन 18 की वैल्यू क्या होगी, वैसे वाले न्यूमेरिकल्स भी तुम यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी में और ओशनोग्राफी में करोगे दोबारा, तो वो और आसान हो जाएगा। सी लेवल चेंजेस के रेस्पेक्ट में आप उसको पढ़ोगे तो वो और आसान हो जाएगा। तो इट विल कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ योर एग्जामिनेशन। साथ में ये जियोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट करती है। आपके बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट रहेंगे जो आप जियोलॉजी में नहीं पढ़ते हो, लेकिन आप ओशनोग्राफी में पढ़ोगे तो वो तुम्हारे इकोनॉमिक जियोलॉजी में काम आएगा। जैसे आप लेक सुपीरियर टाइप का, रेपिडेंट टाइप का, एल्गोमा टाइप का, क्लिंटन टाइप का आयरन और डिपोजिट पढ़ते हो। फिर आप देखते हो कि भाई मेरे पास में मैंगनीज के बेडेड डिपोजिट्स हैं, है ना। आप देखते हो कि भाई स्फेलराइट और गैलेना में जैसे मेरे पास में सल्फाइड डिपोजिट्स हैं,
है ना, आपके क्रोमाइट के डिपॉजिट्स हैं, पॉडीफॉर्म वगैरह डिपॉजिट, उसमें तुम देखोगे कि सोल्युबिलिटी जो चीज तुम इकोनॉमिक जियोलॉजी में कभी नहीं पढ़ते वो तुम ओशनोग्राफी में पढ़ोगे, और वो छट से वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका कंसेप्ट ये है, इसका सोर्स यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके जियोलॉजी के सब्जेक्ट को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप थोड़ी सी नियत बना के रखोगे, डेली 1 घंटा क्लास और डेली घर पे जाकर के 1 घंटा, बस डेली 2 घंटे दोगे, 4 महीने पढ़ोगे, नेट एकदम ऐसे फराटे से निकलेगी जिसकी कोई हद ही नहीं। और जियोखान से खूब बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं। कारण क्या है कि अपना ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, बच्चे पढ़ते हैं। तो जियोलॉजी तो अपना स्ट्रॉन्ग है ही, ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो तुम नियत बना के रखना कि हाँ भी मेरे को ये कवर करना है। अब तुम सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस में तुमको मजा आएगा बहुत ही। अब जैसे मैंने एक टॉपिक अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था एग्जाम के लिए, ट्रेड विंड इन्वर्जन पढ़ाया था। अपन ट्रेड विंड्स पढ़ते हैं। ट्रेड विंड्स क्या होता है कि भाई आपका 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में हेडली सेल बनता है। उस हेडली सेल के अंदर आपकी जो विंड चलती है उनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। मोस्टली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है और नियर द सरफेस मूवमेंट होता है ना, और वो सारा साल उनकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स रहती है, उसमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। तो उनकी डायरेक्शन क्या रहती है भाई, वैसे तो ईस्ट टू वेस्ट होती है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से कैसी हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट हो जाता है। तो आप देखोगे भाई नियर द इक्वेटर वो आपका क्या रहती है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपका मोस्टली कैसी हो जाती है, वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। ऐसे प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज है, फिर आपकी पोलर ईस्टर्लीज है। तो आप देखोगे कि ये जो ट्रेड विंड्स है इनको व्यापारिक हवाएं बोलते हैं, व्यापारिक हिंदी में बोलते हैं। इनमें आपका इन्वर्जन कैसे हो सकता है, जबकि इनके सारा साल जो डायरेक्शन है वो तो कांस्टेंट है ना। और विंड्स में इन्वर्जन क्या होगा, या तो हवाएं चल रही है, हवाएं नहीं चल रही, लेकिन ये तो क्या है, ग्लोबल विंड्स है, पूरा साल चलती हैं। तो तुम देखोगे कि थर्मल इन्वर्जन में ही जब आपका लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस रहे तो उसको अपन ट्रेड विंड इन्वर्जन बोलते हैं। अब आप ये कहीं से पढ़ नहीं पाओगे, बुक्स में आपको मिलेगा ही नहीं है डायरेक्टली, जब तक कि आप मेटेरोलॉजी की, साइनेप्टिक मेटेरोलॉजी की बुक्स नहीं पढ़ते हो, है ना, या डीएस लाल वगैरह की फैक्चुअल बुक नहीं पढ़ते हो, या ऐसी कोई बुक जो स्पेसिफिकली नेट के सिलेबस के हिसाब से हो, तो आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तुमको, है ना। पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा, थर्मल इन्वर्जन अगर कहीं दूर दूर तक पढ़ा होगा तो आप उससे इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, और वो एग्जामिनर पहले सोच के बैठा है ना, क्योंकि वो उसको तो गलत करवाना है ना, वो सही करवाने के लिए थोड़ी दे रहा है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम तो सारी कैसी होती हैं, आपको गलत करवाने के लिए होती हैं। समझ में आ रही है बात। तो आप देखोगे कि सिलेबस में ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इन जनरल अपन पढ़ते नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में वो डायरेक्टली मेंशन्ड है, और सिलेबस में मेंशन्ड है तो भाई आपके एग्जाम में वो आता ही आता है। ठीक है, मैं तुमको अभी टॉपिक्स के नाम दिखाता हूं और मैं तुमको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहां से बने हुए हैं, है ना। जैसे आपका ये पार्ट बी के अंदर आप देखोगे कि भाई मेरे पास में एक टॉपिक है मोशन ऑफ फ्लूइड्स, वेव्स इन एटमॉस्फेयर एंड ओशनिक सिस्टम। अब आप देखोगे कि भाई ओशनिक सरफेस करंट्स आपके पास में है, आपके पास में भाई वार्म करंट है, कोल्ड करंट है ना, आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और साउथ इक्वेटोरियल करंट है। तो आपके पास में सब ट्रॉपिकल गायर्स हैं, 5 है, 5 सब ट्रॉपिकल गायर्स में आपकी कितनी है, 5 ही कोल्ड करंट है, 5 ही वार्म करंट है ना। तो आप देखोगे कि ओशनिक वेव्स का टॉपिक जो पार्ट बी में यहाँ क्लाइमेटोलॉजी के सिलेबस में भी इसको लिखा हुआ है ना। फिर आप देखोगे कि भाई एटमॉस्फेयर में कैसी वेव्स हैं, तो आपके पास में केल्विन वेव्स हैं, रोजबी वेव है, प्लानिटरी बाउंड्री लेयर वाली वेव्स है ना। तो आप देखोगे कि वेव्स एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी है ना। फिर आप देखोगे कि एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस एंड बाउंड्री लेयर क्या होती है। अब एटमॉस्फेयर में टर्बुलेंस क्यों होता है, किस वजह से आता है, क्या क्या प्रेशर टेम्परेचर वहां पे काम करते हैं। फिर आप देखोगे भाई क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। तो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% चाहिए और ड्यू पॉइंट का टेम्परेचर अचीव होना चाहिए, जिस टेम्परेचर पे पहली बार वेपर क्या होगी, आपका लिक्विड में कंडेंसेट होगी। अब जियोकेमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा कि भाई क्लाउड फॉर्मेशन में आपका मास फ्रैक्शनेशन कैसा होता है, रिवर्स। और वही इग्नेस में अपन ने पढ़ा कि भाई आपका जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स कौन है, एसिमुलेशन। याद है तुमको। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ोगे, अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़े रहेंगे ना, तो एक ही चीज को तुम एक जगह इकट्ठा करने की आदत डालने लगोगे, और उससे क्या होगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आएगी, है ना। फिर आप देखोगे कि भाई प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस कैसी कैसी है। तो इसमें आपका बर्जराइन प्रोसेस है एक, है ना। बर्जराइन प्रोसेस में बोलता है कि भाई एट द एक्सपेंस ऑफ सुपरकूल्ड लिक्विड द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल टेक प्लेस। अब वो क्यों होता है, क्योंकि आइस क्रिस्टल के ऊपर जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर है वो आपका कम है, जबकि सुपरकूल्ड लिक्विड के ऊपर आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो आपका क्या होगा भाई, प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका क्या होगा, जैसे ही आइस क्रिस्टल बनेगी तो आपका क्या होगा भाई, लोअर प्रेशर की तरफ क्या होती है, वेपर शिफ्ट होगी। तो जो आपकी वेपर रहेगी वो आइस क्रिस्टल पे और ज्यादा प्रेसिपिटेट होने की कोशिश करेगी। तो बचेगा कौन। अब आप बोलोगे कि सुपरकूल्ड लिक्विड क्या होता है ना। आप बोलोगे भी सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता है। ये वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आपके आइस क्रिस्टल के ऊपर वो वेपर क्यों प्रेसिपिटेट करेगी, सुपरकूल्ड लिक्विड जो वो क्यों कंज्यूम होगा। तो ये जो आपकी चीजें हैं ये समझाने के लिए आप ली चार्टले रूल में चले जाओगे, है ना। मेटामॉर्फिक में आप पढ़ोगे तो उसमें आप बोलोगे कि मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज मिलकर के क्या बनाते हैं, के फेल्ड्स्पार बनाता है, सिल्विनाइट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है। इसको अपन सेकंड आइसोक्रेट रिएक्शन भी बोलते हैं।
आप बोलोगे कि इसमें अगर सिस्टम से मैं वाटर विड्रॉल करता हूं तो मेरी रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी, और ज्यादा वाटर प्रोड्यूस करवाने के लिए करनी पड़ेगी, ताकि सिस्टम जो है वो क्या करे, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। तो किसके एक्सपेंस पे होगा, क्वार्ट्ज में तो वाटर है नहीं, तो मस्कोवाइट और ज्यादा कंज्यूम होगा ताकि सिस्टम में पानी सप्लाई कर सके। तो एट द एक्सपेंस ऑफ मस्कोवाइट आपका क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई हो रहा है सिस्टम में। तो आप देखोगे कि सेम टू सेम बर्जरन प्रोसेस में हो रहा है, प्रिंसिपल सेम है। यहाँ पे आपका सुपर कूल लिक्विड है, आइस के ऊपर प्रेशर कम है, तो आइस जैसे जैसे ग्रो करेगी तो आपका आइस ग्रो करेगी कहां से, उसको भाई वेपर तो चाहिए ना, अब वो वेपर आएगी कहां से, जो सुपर कूल लिक्विड के ऊपर जो हाई सेचुरेशन प्रेशर है उससे आपका लो सेचुरेशन प्रेशर की तरफ आपका वेपर मूव करेगी, और मूव करेगी तो आपका सुपर कूल लिक्विड जो होगा ना उसको और ज्यादा वेपर कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप देखो मेटामॉर्फिक में जो प्रिंसिपल था सेम टू सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम आ रहा है, बट थोड़ी सी प्रोसेस अलग हो गई। तो आपको सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ओवर सेचुरेशन क्या होता है, अंडर सेचुरेशन क्या होता है, ये पॉइंट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे हैं, टेम्परेचर में क्या चेंज करें कि ये पॉइंट्स आपके कम या ज्यादा हो जाएं। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये बर्जरन की प्रोसेस समझनी है, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक्स पीछे बहुत सारे हैं जो कवर करने पड़ेंगे। अगर वो बेसिक कवर नहीं करोगे, सीधी सीधी प्रोसेस पढ़ लोगे, वो प्रोसेस रटोगे, याद होएगी होएगी नहीं होएगी नहीं होएगी, एग्जाम सेंटर में जाते कंफ्यूज हो जाओगे। और वो ऑप्शन इसी तरीके से बना के रखेगा कि वो कंफ्यूज तुम होगे, और जैसे ही तुमको याद आएगा तो याद आते ही तुम ऑप्शन ढूंढोगे, ढूंढते ही वो तुमको एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक मार दोगे और मोस्ट प्रोबेबली वो गलत हो, ठीक है। इसलिए तुम बेसिक्स को जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक ये जो एडवांस वाले टॉपिक है वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। फिर कोलिसेंस है, कोलिसेंस में क्या होता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो है वो आपके मिलकर के बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट बनती है। तो एक बड़ी ड्रॉपलेट है, एक छोटी है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगे। अब इसमें आपका बर्जनल प्रोसेस में और कोलिसेंस में फर्क क्या है, टेम्परेचर का, कि इसमें आपका 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहेगा कोलिसेंस में, बर्जरैन वाले में आपका स्नोफॉल से रिलेटेड है तो वहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा, लेस देन 0 डिग्री, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक सिंपल चीज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक बेसिक टॉपिक को समझने के लिए आपको पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे बेसिक्स का सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, डीप कन्वेक्शन होता है, जिससे आपका क्या होता है भाई, टोर्नेडोज बनेंगे, साइक्लोन्स बनेंगे, एंटी साइक्लोन्स बनेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई आपका एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्या होती है, तो आपको लेफ्ट रेट पढ़ना पड़ेगा, एनवायरमेंटल लेफ्ट रेट पढ़ना पड़ेगा, ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट रेट पढ़ना पड़ेगा, वेट एडियाबेटिक लेफ्ट रेट पढ़ना पड़ेगा। आप देखोगे कि भाई इसके बेसिस पे आपका एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी डिफाइन होगी, वर्टिकल मोशन होगा, तो वर्टिकल मोशन होगा तो आपका कोरियोलिस फोर्स किस तरह से काम करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किस तरह से काम करेंगे। तो आप देखोगे कि एक चीज पढ़ने के लिए आपको पीछे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर ये सिलेबस मेरे को करवाना हो तो 15 दिन का ही काम है, इस सिलेबस में कोई खास ज्यादा लेना देनी है नहीं, लेकिन इस सिलेबस के टॉपिक्स को अगर आपको समझना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को बेसिक्स को पूरा समझना पड़ेगा, है ना। अब जैसे मान लो कि आपको बोल दे कि भाई रेडिएशन बैलेंस है, अब रेडिएशन बैलेंस में मैं बोल दूं कि भाई आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ जो है वो एमिट करती है और शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है वो सन से आती है, उनका जो बैलेंस होता है तो देयर इज नॉट चेंज इन टेम्परेचर, बट देयर आर मल्टीपल प्लेसेस ओवर अर्थ इन द एटमॉस्फेयर जहां पे चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है ना। जैसे आप देखोगे ट्रोपोपोज, स्ट्राटोपोज, है ना, मेसोपोज, ये सब जगह क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट होती है वो 0 हो जाती है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होती है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करेगा, पर किलोमीटर में डिक्रीज आएगा। लेकिन आप देखोगे कि भाई ट्रोपोपोज पे ऐसा क्या हो गया कि वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, और फिर आपका सीधा स्ट्राटोस्फीयर चालू हो रहा है और उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ट्रोपोस्फीयर में कंटिन्यूसली टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, ट्रोपोपोज पे जाकर के चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया, फिर स्ट्राटोस्फीयर में इंक्रीज हो रहा है, फिर मिजो स्ट्राटोपोज पे जाकर के क्या हो गया, ड्राई जो आपके एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो 0 हो गई, वापस से मेसोस्फीयर में जाकर के टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है वहां पे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी कि भाई जो अब आपका हाइट गेन होगा तो एयर पार्सल के साथ में क्या हो रहा है, उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, उस प्रेशर की वजह से एडियाबेटिकली एयर पार्सल गर्म कैसे हो रहा है, ठंडा कैसे हो रहा है ना। उससे एसोसिएटेड प्रेशर कंडीशंस कैसी हैं, हाई हैं कि ज्यादा हैं। सोलर रेडिएशन जो आ रही है उसके अब्जॉर्प्शन को लेकर के क्या सीन चल रहा है, अब्जॉर्प्शन आपके सर्टेन वेवलेंथ की हो रही है कि आपकी सारी की सारी हो रही है। अगर सारी की सारी नहीं हो रही है तो फिर वो एटमॉस्फेरिक विंडो क्यों अवेलेबल है ना। और नाइट टाइम में टेम्परेचर जो है वो आपका अर्थ का क्यों आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है ना। वो रेडिएशन बैलेंस आएगा। लेकिन रेडिएशन बैलेंस की तो डेफिनेशन इतनी है ना कि व्हेन वी गेट अ बैलेंस बिटवीन द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन, ये डेफिनेशन हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी पूछेगा, वो तुमसे पूछेगा कि भाई बताओ आपका जो रेडिएशन बैलेंस है इसकी वजह से टेम्परेचर मिनिमम आपको कहां पे देखने को मिलेगा, थर्मल मिनिमम कब होगा पूरे दिन में, है ना। और उसको क्या करेगा, अच्छे से शब्दों में पिरो के देगा। क्वेश्चन इजी रहेगा बट लैंग्वेज को थोड़ा सा
टेक्निकल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है भाई, बेसिक तो समझना ही समझना है, बेसिक के बिना पार पड़ेगी नहीं। अगर आप सीधा सीधा टॉपिक्स को रटने के ऊपर आओगे तो 15 दिन का ही है क्लाइमेटोलॉजी, और इससे ज्यादा कहानी इसमें है नहीं, लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे उससे। ठीक है, तो नियत ये बना के रखो कि भाई चीजें समझने पे फोकस करना है, जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन देखोगे हड़बड़ाहट में कंफ्यूज होगे, रिवीजन प्रॉपर किया हुआ नहीं रहेगा, रटा हुआ है तो भूलने की प्रवृत्ति मैक्सिमम रहेगी, एग्जाम हॉल में जाकर के कंफ्यूज हो जाओगे, आते आते क्वेश्चंस को गलत करके आओगे, फिर आते ही आप बोलोगे कि सिली मिस्टेक हो गई, है ना, और फिर 3 दिन परेशान रहोगे, उसका कुछ होगा नहीं। सिली मिस्टेक्स के साथ में प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम हॉल में तो सही लगता है वो, है ना, जैसे ही एग्जाम हॉल के बाहर आते हो, जब तक सेंटर से घर पहुंचते हो तुमको वो याद आने लगता है धीरे धीरे कि क्या क्वेश्चन था, और जैसे ही याद आता है मूड खराब हो जाता है। ठीक है, और फिर वो 2-3 दिन मूड खराब रहता है और उसका बंटता कुछ है नहीं, तो इसलिए अपने को वो गलतियां नहीं करनी है ना। रिवीजन पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना भी पढ़ा दें कोशिश करो सोने से पहले याद कर लो, अगले दिन सुबह उठो, उठते ही रिवीजन का काम करो, है ना। रिवीजन कर लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी तुमको मिलता है रिवीजन कर लिया, फिर नहा धो करके नाश्ता पानी करके कोचिंग आ जाओ, क्लास लो, जा करके नहाओ धो, रेस्ट करो, जो करना है करो, याद करो। डेली का काम डेली फिनिश होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, 5-7 दिन 10 दिन भी अगर ऐसे चले गए कि तुम जा तो रहे हो, घर पे पढ़ाई हो नहीं रही, है ना, अगले दिन ऐसे मुंह उठा के आ जा रहे हो, फिर वापस अगले दिन आ जा रहे हो, फिर अगले दिन, 4-5 दिन के साइकिल में, है ना, तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, और तुम सोचोगे कि यार इस सब्जेक्ट को छोड़ो, अगला सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा ना तो उसमें बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। जबकि अब जैसे जियोकेमिस्ट्री है, जियोकेमिस्ट्री के बहुत सारे प्रिंसिपल मिनरोलॉजी में काम में आएंगे, जियोकेमिस्ट्री और मिनरोलॉजी की बहुत सारी चीजें अपन इग्निस में काम में लेंगे, इन तीनों की बहुत सारी चीजें अपन सेडिमेंटोलॉजी और मेटामॉर्फिक में काम में लेंगे, इन पांचों की बहुत सारी चीजें अपन इकोनॉमिक जियोलॉजी में काम में लेंगे। तो तुम देखोगे कि है ना ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन चल जाएगी, एक पे भी कहीं पे भी दिक्कत होगी तो आगे आने वाली चीजों में परेशानी आएगी। तो इसलिए अपने को वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जब मैं क्लास में पूछूंगी समझ में आया, तो समझ में आया हो तभी ही हाँ भरनी है, सुबह वाली हरकत दोबारा रिपीट नहीं करनी है। नहीं आया हो तो बिल्कुल बोलो कि नहीं आया, फिर वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और कैसे उसको सिंप्लीफाई करूं कि तुमको समझ में आए। ठीक है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो आपको इतना तो ईमानदार होना पड़ेगा कि भाई नहीं आया, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 थप्पड़ मार दूंगा मैं, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, मुर्गा बना दूंगा, और क्या होगा। मुर्गा बनाने के लिए भी भाई बहुत, मुर्गा बनना मतलब एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तुम सोच के देखो कि आपके शोल्डर की मोबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, घूम के हाथ ऐसे कान पकड़ेंगे, है ना, गर्दन पूरी खिंची रहेगी, पूरी स्पाइन खिंची रहेगी, है ना, तुम्हारे काफ्स, तुम्हारी हैमस्ट्रिंग, तुम्हारी थाइज, तुम्हारी लोअर बैक, ग्लूट्स सब बैलेंस हो जाएंगे, है ना। तो मैं तो सोचता हूँ कि कल से 5 मिनट हम सभी मुर्गा बना करेंगे, है ना। तुमको शर्म नहीं आए इसलिए मैं भी बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इसको पनिशमेंट में डाल देंगे कि जो काम करके नहीं आएगा, याद करके नहीं आएगा, उसको मुर्गा बना दिया करेंगे। आइडिया बढ़िया है ना। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये रेडिएशन बैलेंस का मैंने तुमको टॉपिक बताया। अब जैसे एयर से इंटरेक्शन है ना, डिफरेंट स्पेस एंड टाइम इन जो अलग अलग स्केल है, तुमको सिंपल से एक चीज बताते हैं कि जैसे डिफ्यूजन ग्रेडियंट आपका होता है, मतलब आपका डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। जैसे आप इग्नेस टेक्सचर पढ़ोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि भाई आपका डिफ्यूजन रेट का कॉन्सेप्ट रहता है ना। आपका न्यूक्लियाई बन रहा होता है, न्यूक्लियाई बनने के लिए जितनी जरूरी चीजें होती हैं वो उसके आसपास होती हैं, तो वो जल्दी से ग्रो करता है ना। और थोड़े टाइम बाद में क्या करेगा, आप उसको ग्रो होने के लिए जितनी चीजें हैं वो आसपास से कंज्यूम कर लिया, अब उसको और ग्रो करना है तो उसको और चीजें चाहिए, कहाँ से आएंगी, मैग्मा से आएंगी। तो मैग्मा में जो लिक्विड मीडियम में आपका एलिमेंट ट्रेवल करके जा रहा है एट द साइट ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियाई, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, कि भाई जहां पे कमी है वहां पे पहुंचाना है कुछ, तो कहां से आएगा, जहां पे ज्यादा है। तो अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्रेडियंट अभी मालूम है ना, डिस्टेंस के साथ में चेंज होना क्वांटिटी में, तो अगर यहां पे ज्यादा और यहां पे कम है तभी यहां से यहां आएगा। जैसे तुम्हारा दोस्त तुमसे 200 रुपए मांगे, तो उसके लिए जरूरी है ना कि तुम्हारी जेब में 200 रुपए हो, और 200 हो तो तुम 200 के 200 दे दोगे क्या, नहीं, है ना। और वो मतलब फिल्मी डेफिनेशन अलग है, लेकिन वो 500 होंगे तब भी तुम बोलोगे कि चलो 100 तो दे ही देता हूं, कम से कम कुछ तो काम आएगा ही, है ना। और तुम्हारे ये देखा भी होगा कि बड़े बुढ़गर जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर कोई तुमसे 5,000 मांगे तो 5,000 नहीं देने होते हैं, 2 ही 1,000 देने होते हैं, है ना, ताकि अगली बार 2,000 मांगे तो
1000 की एक्सपेक्टेशन रखे, है ना। ऐसा ना हो कि वो अगली बार 8000 मांग ले और तुम बोले कि भैया अब 8 मांगा तो 5 तो दे देता हूँ। ऐसा भी नहीं होता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो एयर से इंटरेक्शन में आप देखोगे कि भाई जब एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो ओशन में कब जाएगी, जब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप जैसे गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो एयर से इंटरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो कब होगा, जब आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जब आप ये पढ़ोगे तो ये पढ़ने के टाइम पे नहीं आएगा ये, है ना। जब अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, उस टॉपिक में कवर होगा और क्वेश्चन ये वहां से पूछेगा। समझ में आ रहा है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि तुम टॉपिक तो पढ़ोगे पर उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया रहेगा, लेकिन जब तुम उस टॉपिक के साथ में 2-3 टॉपिक और पढ़ के क्लब करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन यहां से आया था। ठीक है, तो फिर वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं कि हम फिर उसको समझ पाते हैं कि ये 4 टॉपिक हैं, इन 4 टॉपिक को मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछता है, तो इस बार ये मिक्सर किया तो अगली बार क्या मिक्स करेगा। जैसे अपन ने न्यूमेरिकल्स में किया, कितना सारा वेरिएबल्स अपन ने देखा, है ना। जियोकेमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज में देखा था ना कि ये वेरिएबल्स आपके आ सकते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि भाई ये छोटा सा टॉपिक है। फिर आपके जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ओशन। अब एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशन में आपके क्या है भाई, 3 मॉडल्स हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। अब इनमें जो हवाएं चलती हैं तो वो आपके ओशनिक सरफेस के ऊपर भी हवा चलेगी, तो वो क्या करेगा, ओशनिक वाटर को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो आपके सरफेस करंट जनरेट होंगे। वो सरफेस करंट जो है उनका प्राइमरी काम है हीट रीडिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। तो आप देखोगे पोलर एरिया से आपका ठंडा वाटर आ रहा होगा, वो क्या करेगा, इक्वेटर के अंदर ठंडा वाटर लेके आ रहा होगा, इक्वेटर से क्या होगा, गर्म पानी पोलर रीजन की तरफ जा रहा। तो ये प्राइमरली किस वजह से हो रहा है, हीट रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो हवाएं चलती हैं वो भी उनका प्राइमरी काम क्या है, हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। अब जब तुमको बेसिक फैक्ट पता चल गया कि भाई जितना भी आपका एटमॉस्फेरिक और ओशनिक सर्कुलेशन हो रहा है किसके लिए हो रहा है, हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, थर्मल एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, तो तुम समझ पाओगे कि ये फंडामेंटल टॉपिक है। तो अब ये कैसे करेगा, हीट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा। जैसे एल नीनो ला नीनिया में है तो आपका पेरू कोस्ट के ऊपर आपका ठंडा रहता है और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट जो है वो आपका गर्म होता है। क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड जो है वो लगातार आपके क्या करती हैं, गर्म पानी को आपके ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे इकट्ठा करती रहती हैं। अब वहां पे आपका क्या होगा, हीट एक्यूमुलेट होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हीट एक्यूमुलेट होगी तो बाद में क्या होगा, आपकी केल्विन वेव चलेंगी और उस हीट को वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वाकर सर्कुलेशन सेल कमजोर पड़ेगा, अपवेलिंग कमजोर पड़ेगी, आपका एल नीनो का फेज आ जाएगा, है ना। अब उसमें थर्मोक्लाइन कैसे चेंज होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे चेंज होगी, गैसेस की कंसंट्रेशन चेंज कैसे होगी, हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा, प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और आपका पेरू कोस्ट पे, उसमें क्या डिफरेंस आएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप कब कर पाओगे, जब आपको ये एक एक चीज पहले से पढ़ी हुई होगी। भाई थर्मोक्लाइन क्या होती है ना, आपका प्रेसिपिटेशन पैटर्न क्या है, आपके बादल कैसे बनेंगे, क्लाउड्स फॉर्मेशन कैसे होगा, विंड का सर्कुलेशन सेल कैसे बनता है। जब तक आप ये बेसिक चीजें नहीं पढ़ोगे एल नीनो आपको समझ में नहीं आएगा। गॉट द आइडिया ना। तो आपको एक बेसिक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए बिहाइंड द सीन्स में आपको कई सारे टॉपिक सीक्वेंस में पढ़ने पड़ेंगे। वो सीक्वेंस आप कब हासिल कर पाओगे उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। जैसे इंसोलेशन एंड हीट बजट है। अब इंसोलेशन को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि भाई 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर में कितना हीट आप रिसीव करते हो, मेरे इंसोलेशन है। अब आपका स्टीफन बोल्ट्जमान बोलता है कि भाई सोलर सिस्टम जो है वहां पे अपने रेडिएशन जो आ रही है वो सन से आ रही है। सन से रेडिएशन क्यों आ रही है, क्योंकि वो आपका क्या चल रहा है, हाइड्रोजन बर्निंग फेज में है। तो समझो, अभी समझ में आया, जियोकेमिस्ट्री पूरा का पूरा आपका यहाँ पे इंसोलेशन पे लागू हो जाएगा। जो भी अपन ने वहां पे न्यूक्लियर सिंथेसिस पढ़ा था, तो हाइड्रोजन बर्निंग जो है वो आपकी क्या एक न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस हाइड्रोजन के टाइम पे क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब वो एनर्जी क्या होती है, फर्दर आपका हीलियम बनाने में काम में आती है और साथ में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, रेडिएशन की फॉर्म में यहाँ पहुंच जाती है। अब रेडिएशन की फॉर्म में क्यों आया, कंडक्शन कन्वेक्शन एडवेक्शन में क्यों नहीं आया। हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में अपन ने पढ़ा कि भाई अगर आपका एनर्जी सोर्स डिस्टेंट पे हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, तो वहां से जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी उसके लिए क्या चाहिए, आपको रेडिएशन चाहिए। अब समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे कि जो जियोकेमिस्ट्री में अपन ने चीजें पढ़ी है वो वहां पे काम में आने लगेंगी। तो इंसोलेशन में आपने बोला कि भाई हमारी जो अर्थ है वो क्या इक्वल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव करती है। आप बोलोगे कि नहीं, क्यों नहीं करती, तो वो मिलान को भी आंसर देगा उसका कि भाई हमारी जो अर्थ है वो क्या है, टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्विटी, है ना। और अभी कितना है, 23.5 डिग्री। आपका ये अभी ऐसे है तो आने वाले 11,000 साल बाद में ये ऐसा हो जाएगा।
तो प्रेजेंट टाइम में आपको जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में जुलाई के टाइम पे समर मिलती हैं, तो 12,000 साल बाद में 11,000 साल बाद क्या मिलेंगी, जुलाई के मंथ में आपको विंटर मिला करेंगी, है ना। ये इंसोलेशन जो है वो आपके सोलर रेडिएशन की कौन सी वेवलेंथ से आता है, तो आप बोलोगे कि भैया शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है। अब शॉर्ट वेव रेडिएशन कौन सी होती है, तो आप बोलोगे कि मोस्टली विजिबल, है ना। और विजिबल में भी सबसे ज्यादा कौन सा, तो आप बोलोगे ग्रीन। तो बोले कि कैसे डिसाइड किया, तो बोला स्टीफन बोल्ट्जमान ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ इट्स साइज, कितनी भी साइज का हो, अगर वो एनर्जी रिसीव करता है तो एमिट भी करता है। तो सन जो है वो आपका क्या हाइड्रोजन बर्निंग से कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या करेगा भाई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेडिएशन एमिट भी करेगा। अब वो किस वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करेगा ये डिसाइड करेगा वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लो। उसका फॉर्मूला है 3000 माइक्रोमीटर केल्विन अपॉन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमारी अर्थ का सरफेस टेम्परेचर कितना है, सन की सरफेस का टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपके किस वेवलेंथ की मैक्सिमम रेडिएशन आप रिसीव करोगे। समझ में आ रहा है। तो ग्रीन कलर की आ रही है शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है। अब आप देखोगे कि अब ग्रीन कलर की वेवलेंथ क्या होती है भाई, आपसे माइक्रोमीटर में पूछ लेगा, एंगस्ट्रॉम में पूछ लेगा, नैनोमीटर में पूछ लेगा, यूनिट कन्वर्जन करवा के पूछ लेगा। तो तुम समझ पा रहे हो ना कि वेरिएशन कैसे आ रहे हैं। सिंपल यहाँ तो इसने बोल दिया कि इंसोलेशन और हीट बजट, तो ये हीट बजट में आपका क्या हो जाएगा, अल्बिडो भी आ जाएगा। प्लानेटरी अल्बिडो कितना होता है, 30% के आसपास होता है, 25% आपके क्लाउड्स का ही है। फिर आपके स्नो है, फ्रेश स्नो है, वेजिटेबल मटेरियल है, ग्राउंड सरफेस है, वाटर है ना, टर्बिड वाटर है, इन सब का जो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट है वो अलग अलग रहता है ना। तो तुम देखते हो पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो ज़्यादातर एडवाइस करी जाती है कि आप गॉगल्स पहनो, सन ग्लासेस पहनो। क्यों, क्योंकि आपका जो स्नो कवर होता है वो क्या करता है, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन एमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों में पहुंचेगी, उससे आपको दिखाई देगा, है ना। तो स्नो ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं ना, स्लो ब्लाइंडनेस बोलते हैं, है ना, कि अगर आप स्नो कवर्ड एरिया है और वहां पे आप बहुत लंबे टाइम तक विदाउट सन ग्लासेस एक्सपोज रहते हो तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, बोलते हैं ऐसा। कारण क्या है उसका, और इसीलिए व्हाइट कलर ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। गर्मियों में व्हाइट कलर पहनने का क्यों एडवाइस देते हैं कि भाई जितना भी सोलर रेडिएशन आएगा उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको गर्मी कम लगेगी, है ना। तो आप देखोगे कि एक छोटे से टॉपिक के ऊपर अपन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का डिस्कशन कर सकते हैं, इतना कंटेंट इस पे है। अब अगर आप एक किसी बुक से लेकर के पढ़ने जाओगे तो उसमें तो डेफिनेशन रहेगा, बेसिक बेसिक चीजें रहेंगी, पर वो एग्जाम में कैसे यूटिलाइज होगा वो वहां पे नहीं लिखा होगा। तो अपन फिर गाइडिंग फोर्स कौन रहेगा, अपना पीवाईक्यूज। नेट की एग्जाम में पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस इतना है कि 35 से 40% पेपर रिपीट होता है हर साल, लैंग्वेज चेंज रहती है बस। अब सोच के देखो कि 200 नंबर में से आपके 60 to 80 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी आए हुए हैं और आएंगे, और ये हर साल का है, साल में 2 बार का है इवन, है ना। तो 35 to 40% पेपर अगर रिपीट हो रहा है तो आपका काम क्या है कि भाई एटलीस्ट वो तो गलत नहीं होना चाहिए ना। लेकिन वो गलत नहीं हो इसके लिए जरूरी ये है कि आप पहले बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स के टॉपिक को इंटीग्रेट करके कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को समझ के उसको अप्लाई करने का सीखो। अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, उसकी भरमार है ना। क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन अगर नेट के एग्जाम 2010 से भी देखें तो 2020 तक तो कंटिन्यूस हुई है एग्जाम, है ना, और हर साल 2 बार हुआ है ना। और एक साल में क्लाइमेटोलॉजी के मिनिमम एक बार में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो एक साल में 60 क्वेश्चन आए होंगे। 10 साल का भी अगर आप डेटा उठाओगे तो आपको 600 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 600 क्वेश्चन अगर कोई प्रैक्टिस करके जाएगा ना तो देर इज नो पॉइंट कि उसका कुछ गलत हो जाए। लेकिन वो गलत नहीं हो, वो क्वेश्चन से खाली से पारनी पड़ेगी, उसके लिए पीछे का थोड़ा समझ में आया हुआ होना जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं कितनों को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पीवाईक्यू सॉल्यूशन के वीडियो देख के गए और उनका एप्टीट्यूड ठीक था, उनका नेट हो गया। उनसे आप पूछोगे कि क्या किया, कि वो 8-10 लेक्चर हैं फैजल सर के, वो देख लो, उससे काम हो जाएगा। पर क्योंकि सबकी जो इनिशियल लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है, वो सेम नहीं है, सबका एप्टीट्यूड एक जैसा नहीं है, सबके सोचने का तरीका एक जैसा नहीं है, सबको याद करने का और याद रखने का जो कैपेसिटी है वो एक जैसी नहीं है। इसलिए आपको अपने लिए असेसमेंट करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा ठीक है ना। और वो कब पता चलेगा, जब आप बहुत बार कोशिश करोगे पढ़ने की, डे टू डे पे डेली पढ़ोगे लिखोगे तो, ठीक है। फिर आप देखोगे कि भाई मेरे पास में ये जैसे एक है कि स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है। अब आप स्ट्रक्चर तो पढ़ते हो,
केमिकल कंपोजिशन ज़्यादातर नहीं पढ़ते। फिर आप देखोगे कि भाई लैप्स रेट क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या है, स्केल हाइट क्या है, जियो पोटेंशियल, ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ये टॉपिक तुम्हारा दिया हुआ है डायरेक्टली। अब आप अगर कभी भी नहीं पढ़ोगे तो कम से कम स्टेबिलिटी दी हुई है, तो ये स्टेबिलिटी किस चीज़ की है भाई। जैसे सरकारी नौकरी आदमी को स्टेबिलिटी देती है ना, वैसे ही आपका एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, किसको चाहिए, किससे मिलेगी, क्या होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो वहां से रीजनिंग आप खुद से करोगे कि भाई स्टेबिलिटी डिफाइन कैसे करोगे, है ना। अनस्टेबल कब होगा, है ना, अनस्टेबल होगा तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, स्टेबल होगा तो क्या कंसिक्वेंसेस है, समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ें जब आप खुद से सोचने लगोगे तो आपका ऑटोमेटिकली एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक में अपने को ये पढ़ना है। जैसे मैं बोलूँगा भी साइक्लोन आएगा तो वहाँ पे आपका क्या होता है, डीप एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन होता है और एक्सट्रीमली एटमॉस्फेयर इनस्टेबल होता है ना। तो अब मैं जैसे बोल दिया तो ये आपको डेफिनेशन से समझना है कि भाई अनस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिफाइंस व्हेन द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर पार्सल टुक प्लेस। वो एयर पार्सल जो है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आप बोलोगे कि एयर पार्सल तो एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, तो ऊपर कैसे गया। जैसे अपन बैलून फुलाते हैं ना, जैसे अपन हवा भरते हैं, तो आप देखोगे कि हवा भरोगे, बर्थडे पार्टी वगैरह में आपने बनाया होगा, कॉलेज में फेयरवेल वेयरवेल में खूब फुगे फुलाए होंगे तुमने, तो उसमें देखते होंगे कि भाई वो जो है वो वापस आकर के जमीन पे सेटल हो जाते हैं, वो उड़ते नहीं है। जबकि बहुत सारे गुब्बारे ऐसे होते हैं जिनमें हीलियम गैस भरी होती है, तो वो आपके सीधे ऊपर भाग जाते हैं। कारण क्या है, आपकी डेंसिटी ऑफ द एयर पार्सल। अब वो डेंसिटी ऑफ द एयर पार्सल किस पे डिपेंड करेगा, एयर के अंदर तीन चीजें हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और मॉइस्चर। अब मॉइस्चर ऐड होने से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा, और प्रेशर एटमॉस्फेयर में कैसे डिफाइन होता है, कैसे चेंज होता है। तो आप देखोगे कि वो इनस्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए आपको पीछे बहुत सारी चीजें समझनी है ना। जब वो पीछे की सारी चीजें समझी हुई रहेंगी, टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी समझ में आएगा, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, टॉर्नेडो, साइक्लोस्ट्रॉपिक फ्लो, ये सब फटाक से समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस की सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पे आपके क्लाइमेट एंड सी लेवल चेंजेस हैं, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में आपके किस तरह से ये चेंजेस हुए। फिर कपल्ड ओशन एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, एल-नीनियो है, ला निनिया है ना। फिर आपका जैसे सदर्न ऑसिलेशन का आ गया, जनरल वेदर सिस्टम इंडिया का क्या है, मॉनसून है, साइक्लोन है, जेट स्ट्रीम्स है ना। फिर आप देखोगे भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो आप देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आपके सेंट्रल इंडिया में बारिश करती है विंटर में, जबकि कोपेनहेगन क्लाइमेट के हिसाब से जो इंडियन पेनिनसुला है वो मोस्टली आपका क्या रहता है, ड्राई विंटर एक्सपीरियंस करता है, जबकि कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में आपका फ्लड्स आती हैं। तो वो क्यों है, तो आप क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपका स्टेपे ग्राउंड कौन सा है, फॉरेस्ट वाला कौन सा है, मानसून वाला कौन सा है, ड्राई सीजन कौन सी है, वेट सीजन कौन सी है ना। फिर आप देखोगे कि भाई जो आपके जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, एमपी में, थोड़ा बहुत यूपी में, बिहार में जो बारिश होती है विंटर टाइम में, जिसको मावठ बोलते हैं ना, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। आपने लास्ट टू लास्ट ईयर सुना होगा कि जो आपका स्नोफॉल होना था पहाड़ी एरिया में, वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, जनवरी में भी आपका काफ़ी अच्छा हो सकता, लेकिन जनवरी में कुछ हुआ ही नहीं। तो गुलमर्ग का नाम सुना होगा आपने, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे स्कीइंग काफ़ी होती है, आइस रिलेटेड जो स्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी खेले जाते हैं, लेकिन स्नोफॉल ही नहीं हुआ। कारण कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत वीक था। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से समझ में आ रहा है कि कोई वेस्ट डायरेक्शन में कुछ तो है ना। तो आप डेड सी, कैस्पियन सी, वहाँ से आपका क्या होता है, मॉइस्चर राइज करता है और वो आपका जेट स्ट्रीम के लपेटे में आता है, और वो जेट स्ट्रीम कहाँ पे लेके आती है उसको, सेंट्रल इंडियन पार्ट में लेके आती हैं, हिमालय से टकराती हैं और यहाँ पे फिर बारिश करती हैं वो। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, क्योंकि हिमालयन से डायरेक्ट कोलिजन होता है उनका एयर पार्सल्स का, तो आपके वो ओरोग्राफिक जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो होता है। पहाड़ी एरिया में टेम्परेचर विंटर में कम है, तो वो आपका ज़्यादातर स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और इधर आपका ठंडी बरसात में हो जाता है। सुना होगा। अगर वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर आपका इधर उधर होता है थोड़ा सा भी, तो आपका क्रॉप्स के ऊपर बहुत नेगेटिव उसका फर्क पड़ता है ना। तो अब आप देखोगे कि एक ही चीज़ को अपन ने कितनी सारी चीज़ों से जोड़ दिया, है ना, और वही आपके थर्मल इन्वर्जन से भी जुड़ा हुआ है। आप समझ में आएंगे धीरे धीरे, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अब प्रेसिपिटेशन ओवर इंडिया का क्या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है भाई, है ना, मॉनसून में क्या पैटर्न है ना, आप प्री मॉनसून में क्या पैटर्न है, विंटर में क्या पैटर्न है, विंटर में बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, वो मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है। जबकि मोस्ट ऑफ द पार्ट में आप देखोगे कि फॉग खूब होता है अपने विंटर्स में यहाँ पे, है ना, फॉग खूब होता है। कारण क्या है उसका, वो आप समझोगे। तो आपका वो फॉग रेनफॉल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा,
तो आप खुद से चीजें पूछने लगोगे, जब समझ में आने लगेंगे ना चीजें धीरे धीरे, तो आपको ये चीजें समझ में। अब जैसे ओजोन डिप्लेशन है, वो क्या है, मेराइन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, ये आपका जीएसआई मेंस पेपर 3 सेक्शन ई का सिलेबस में लिखा हुआ है। ओजोन डिप्लेशन लिखा हुआ है ना। ये आपका अल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन आया हुआ है ना। क्लाइमेट एंड सी लेवल चेंजेस आया हुआ है। आगे आप देखोगे धीरे धीरे, जैसे फिजिकल मेटेरोलॉजी है तो थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है ना। रेडिएशन बेसिक लॉज, रेले का एमआई स्कैटरिंग, ये आप रिमोट सेंसिंग में पढ़ते हो। फिर आप देखोगे भी रेडिएशन फ्रॉम द सन, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ क्लाउड्स क्या है, सरफेस एंड प्लानिटरी अल्बिडो क्या है, आपका सेक्शन ई में लिखा हुआ है। मतलब ये जितना भी फिजिकल मेटेरोलॉजी है ये आपका जीएसआई मेंस में काम आता है सीधा सीधा। क्लोसियस क्लेप्रियन इक्वेशन आप मेटामॉर्फिक मेट्रोलॉजी में पढ़ते हो, डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू डीएस अपॉन डीवी, है ना। तो चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, तो उसका अपन डेरिवेशन देखेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ मॉइस्ट एयर, एडियाबेटिक डिकम्प्रेशन से आपकी मैग्मा जनरेशन होता है। तो वर्ड तो वही है ना, आपने एडियाबेटिक का मतलब समझ लिया कि भाई आप बिना हीट ऐड और डिक्रीज करे हुए टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक बोलते हैं। कि आप किसी भी चीज का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, ना तो ऐड करके ना रिमूव करके, सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहे हो। और प्रेशर चेंज की वजह से क्या होता है, आपका जैसे हाई प्रेशर रहेगा तो वो कन्फाइंड प्रेशर की वजह से सॉलिड में रहता है, जैसे प्रेशर रिलीज करोगे क्या होगा, आपका टेम्परेचर तो वही है, तो लो प्रेशर पे वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे आपका ओशनिक क्रस्ट जो है वो एस्टेनोस्फीयर को क्या कर रही है, कन्फाइनिंग प्रेशर प्रोवाइड करवा रही है। जैसे ही टूटता है आपका मेंटल कन्वेक्शन सेल से ओशनिक क्रस्ट जो वो दूर जाती है, नीचे का जो एस्टेनोस्फीयर वाला मटेरियल है उस पर क्या होता है, लो प्रेशर लगता है, ऑटोमेटिकली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे तुमने देखा होगा गैस सिलेंडर है, वॉल खोला, उसके अंदर तो आपका एलपीजी जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वॉल खोलते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कारण क्या, सॉरी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कारण क्या है, प्रेशर। तो आप देखोगे कि ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है मॉइस्ट एयर की, वो क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। फिर आप थर्मोडायनामिक्स ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट एयर पढ़ोगे, तो थर्मोडायनामिक्स आप वहां पे भी पढ़ोगे, गैस कांस्टेंट आप थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, है ना। एडियाबेटिक और आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस आपकी क्या होती है, एंट्रोपी एंथैल्पी, या आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे भी काम में आ रहा है ना। फिर आप यहाँ पे एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या आप देखोगे जिसकी वजह से प्राइमरली आपके क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्बन हीट आइलैंड बनते हैं। रेडिएशन विंडोज क्या है, रेडिएटिव ट्रांसफर क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेट रेडिएशन बजट, ये सब आपका जीएसआई मेंस का भी हिस्सा है। तो आपको वहां पे भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, तो एक जगह ही पढ़ लो ना। समझ में आ रहा है तुमको। तो आप देखोगे कि भाई ये सिर्फ नेट के एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके सारी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी वजह से आप देखोगे कि भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, P इक्वल टू रो जी एच, क्या ये वही इक्विलिब्रियम वाला है क्या, उसको अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, उस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं क्या। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है, इसके वेरिएशंस है, प्रेशर का वेरिएशन हाइट के साथ में कैसे आता है ना, जियो पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एल्टीमेट्री क्या होती है। तो आप देखोगे कि प्रेशर से जुड़ी हुई, प्रेशर कैसे डिफाइन होता है, कैसे चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को अपन कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन फैक्टर में अगर डिजायर्ड चेंजेस नहीं होगा तो किस तरह का एटमॉस्फेयर बनेगा, उसमें किस तरह का हवाएं होंगी, किस तरह से उसमें बारिश होगी, किस तरह के क्लाउड्स बनेंगे, किस हाइट पे बनेंगे, किस वॉल्यूम में प्रेसिपिटेट करेंगे। आप देखोगे कि ये चीजें बहुत सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। समझ में आ रहा है। तो आप देखो कि जैसे मान लो कि भाई अपन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिकल फिनोमिना क्या है, रेनबोज, हेलोज, कोरोना, ग्लार्क, मिराज, ये सब आपका लिखा हुआ है। और ये सब पूछता है, वो हेलोज किन किन वजह से बनता है, रेनबोज किस वजह से बनता है, कोरोना किस वजह से बनता है, ग्लेयर, मिराज ये क्यों बनते हैं, किस वजह से बनते हैं, है ना। मिराज आपको ज्यादातर कहाँ पे मिलता है, डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है ना। क्या होता है कि आपकी जो लैंड सरफेस है वो थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देती है और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है ना। मर्ग मरीचिका बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। और जैसे आप बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की साइड जाओगे तुमको खूब देखने को मिलता है, गर्मियों में तो बहुत ही भयंकर देखने को मिलता है। ठीक है। तो अब ये ऑप्टिकल फिनोमिना कैसे है, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी अपन मिनरोलॉजी में पढ़ेंगे, है ना। तो ऑप्टिक्स के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप वहीं पे सीख जाओगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, सब आप वहां पढ़ लोगे। यहाँ पे तो सिर्फ अप्लाई तो करना है। समझ में आ रही है क्या। अब जैसे फेयर वेदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे होता है, आयनाइजेशन एटमॉस्फेयर में क्यों होता है, बिजली क्यों कड़कती है
है ना। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे इसको पढ़ने लगोगे ना, ड्राई मॉइस्ट एयर पार्सल कैसे होते हैं, स्लाइस मेथड क्या है, ट्रॉपिकल कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल मूवमेंट, ये मैंने तुमको जियोकेमिस्ट्री में करवा दिया। एडवेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो जो ग्लोबल विंड्स हैं वो आपकी क्या करती हैं, एडवेक्शन से करती हैं, है ना। जहाँ कहीं पे साइक्लोन आता है, एंटी साइक्लोन आता है, टोर्नेडो आता है, जहाँ पे आपकी क्या होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं, वो क्या है, कन्वेक्शन। समझ में आ रहा है। तो अब वो पूछ लेगा कि भाई आपकी प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज जो है वो बताओ कौन सा मूवमेंट शो करती हैं, एडवेक्शन, कन्वेक्शन, कौन सा। तो आप बोलेगी वो हॉरिजॉन्टल विंड्स हैं, वो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट शो करेंगे। समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे कि दो तरह की विंड्स और आ जाएंगे, मेरिडोनियल और जोनल। जोनल विंड्स वो होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, मेरिडोनियल वो होती है जो नॉर्थ साउथ चलती हैं, है ना। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे अपने पास में जैसे ये टॉपिक आ गया ना, वर्टिकल स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये कैसे डिफाइन होगी, कितने टाइप्स हैं। तो सिलेबस के अगर टॉपिक अपने को करने हैं, जैसे क्लाउड फिजिक्स है, तो क्लाउड फिजिक्स में क्या आ जाएगा, क्लाउड क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो आप देखते हो कि भाई आपके पास में स्ट्रेटो होते हैं, क्यूमुलस होते हैं, निम्बो क्यूमुलस होते हैं, इस तरह से कई सारे क्लाउड्स हैं, अल्टो भी बोलते हैं। तो आप क्लाउड्स की शेप जैसे स्टार्टा जैसी है, लेड है, तो उसकी हाइट कितनी है, उसके बेसिस पे आप बोल दोगे कि भाई अल्टो है कि स्टार्टा है कि क्यूमुलोनिम्बस वाला किस तरह का है ना। वर्टिकल जैसे आप देखोगे कि मानसून के टाइम पे बादल जो है वो बहुत ऊपर तरफ चले जाते हैं ना, नीचे से ऊपर तक कंटिन्यूस रहते हैं और खूब सारे गुब्बारे टाइप के से होते हैं। तो वो क्लाउड क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कंडेंसेशन कैसे होता है, ग्रोथ उनकी कैसे होती है ना। ड्रॉप्स एंड आइस क्रिस्टल्स की, तो ड्रॉप्स के लिए कोलिसेंस प्रोसेस आएगी, आइस क्रिस्टल्स के लिए आपका बर्जरन प्रोसेस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे भी प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म कैसे हो गया, तो ये पूछ लिया ना, बर्जरन प्रोसेस, फिंडेशन प्रोसेस, कोलिसेंस प्रोसेस, है ना। प्रेसिपिटेशन ऑफ वार्म एंड मिक्स्ड क्लाउड्स, आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन, अभी आपने सुना होगा कि अगस्त के अंदर दिल्ली के अंदर क्या करवाने चाह रहे हैं, क्लाउड सीडिंग करवाना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन करवाना चाह रहे हैं, है ना। जबकि क्लाउड्स अगस्त में तो आपके क्लाउड्स फॉर्मेशन वैसे ही होते हैं, रेनफॉल वैसे होती है। क्लाउड सीडिंग की जरूरत कब है, जब आपके पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, थर्मल इन्वर्जन ज़्यादा हो गया हो, है ना, उसकी वजह से स्मोक आपका ट्रैप हो गया हो। तो दिल्ली में देखते होंगे ना, दिसंबर जनवरी के मंथ में भयंकर पोल्यूशन होता है, वो थर्मल इन्वर्जन की वजह से होता है। ये सेम क्वेश्चन जो है वो कितनी बार पूछ चुका है और उसमें लिखता है वो, क्योंकि न्यूज़पेपर में, डिबेट में अगर तुम देखोगे तो वो लोग ये बोलते हैं कि जो आपके हरियाणा में उधर पराली जलाते हैं ना, उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जबकि मेन कारण उसका क्या है, थर्मल इन्वर्जन है ना। तो आप यहाँ पे आप देखोगे कि भाई वो क्लाउड का डिसिपेशन क्या है, रडार ऑब्जर्वेशन आपका क्लाउड्स के लिए कैसा है ना। समझ अरे अरे समझ में आ रहा है आपको ये बेसिक बेसिक चीजें, है ना। फिर डायनामिक मीटरोलॉजी आ गया, इसमें आप देखोगे कि भाई ये जैसे प्रेशर, ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल, कोरियोलिस फोर्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये आप किस तरह से डिराइव करते हो। अगर मैथमेटिक्स नहीं आती है तो इसको हटा दो, है ना। फिर आप देखोगे कि भाई डाइवर्जेंस एंड वर्टिकल मोशन होता है, रोजबी में, रिचर्डसन में, रिनोल्ड में, फ्रॉड नंबर में, वर्टिसिटी, डाइवर्जेंस, आपका ये बर्कनीज प्रोसेस आ गया, थ्योरम एप्लीकेशन वर्टिसिटी की आ गई, है ना। तो आप देखोगे कि ऐसे अपने पास में जैसे डायनामिक मीटरोलॉजी में जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स काम में आएगी, मॉडल बनाने पड़ेंगे। अगर मैथमेटिक्स नहीं आती है तो अपन क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के वो चुनिंदा पार्ट निकाल लेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और डेफिनेशन बेस्ड है। जैसे पूछ लिया कि बर्कनीज प्रोसेस किससे जुड़ी हुई है ना। रोजबी नंबर कैसे देते हो, रोजबी नंबर का मतलब क्या है। जैसे अपन ने पार्टीशन कोएफिशिएंट बोला ना कि एक से ज्यादा, एक से कम, एक के बराबर और जीरो। तो एक से ज्यादा होगा तो कंपेटिबल, एक से कम होगा तो इनकम्पेटिबल, एक के बराबर होगा तो नाइदर कंपेटिबल नॉर इनकम्पेटिबल, और जीरो होगा तो परफेक्टली। तो ऐसे रोजबी नंबर जो है वो आपका एक से ज्यादा या एक से कम, एक से कम होगा तो आपका लार्ज स्केल का मूवमेंट होगा और एक से ज्यादा होगा तो शॉर्ट स्केल का मूवमेंट होगा। शॉर्ट स्केल का मूवमेंट किस में होता है, टोर्नेडोज में होता है ना। तो अब रोजबी नंबर आप कैसे डिफाइन करते हो, विस्कस फोर्स अपॉन कोरियोलिस फोर्स, है ना। तो ये लीनियर पर्टर्बेशन थ्योरी क्या होती है, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस कैसे कैसे होते हैं, मिक्सिंग लेंथ थ्योरी किससे जुड़ी हुई है। तो ये चीजें आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है, तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, अब आप देखते हो ना क्लाइमेटोलॉजी में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है भाई, है ना। अब अपन ये चीजें पढ़ते नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ये सब अगर पढ़ने जाएंगे तो जियोलॉजी कब पढ़ेंगे। और अपने साथ में प्रॉब्लम ये है कि भाई 6 महीने में मेरे को जियोलॉजी तो कवर करनी है पूरी। भाई आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर एंड से पहले पहले आपका जियोलॉजी खत्म होना है ना। मेरे पास में कितने हैं भाई, 5 महीने। तो 5 महीने में मेरा मेन काम क्या है कि जियोलॉजी पढ़ाना, है ना। अब जियोलॉजी के साथ में अगर ये करवाना है तो उसके लिए अपने को टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए तुमको भी हिम्मत करनी पड़ेगी और मेरे को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसलिए थोड़ा सा ये बोलता है ना कि जान ले के आओ थोड़ी, है ना। तो अपन जैसे ये सर्कुलेशन और क्लाइमेट मॉडलिंग है। अब ये क्लाइमेट मॉडलिंग करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें
मैथमेटिक्स से लेनी पड़ेंगी। अब बहुत सारे लोग तो तुम बायोलॉजी के ही हो, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो, तो तुम न्यूमेरिकल कैसे कर पाओगे, इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा, है ना। इसलिए अपने को ये पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, और ये पूरा सिलेबस अपन कर भी नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि एक बंदा जो बीएससी एमएससी करके आ रहा है, तो अपन क्या करें, जैसे ट्रेड विंड इन्वर्जन है, आईटीसीजेड का इन्वर्जन है, मॉनसून ट्रफ है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में मॉनसून डिप्रेशन क्या होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, लो लेवल जेट्स क्या होते हैं, सोमाली जेट्स क्या है, वेव्स इन ईस्टर्लीज क्या है, ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं इनको अपन आराम से कर सकते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि सिलेबस बहुत ही वाइड है। एविएशन मेट्रोलॉजी में आपका, एविएशन में मतलब प्लेन व्लेन उड़ाते हैं ना, उनमें ये किस तरह से काम में आता है। फिर आप देखोगे सैटेलाइट मेट्रोलॉजी किस तरह से है। तो आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। ये तो क्लाइमेटोलॉजी का है, ओशनोग्राफी तो अभी अपन ने चर्चा में भी नहीं लाए हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास में एमएससी क्लाइमेटोलॉजी डिग्री देने की अथॉरिटी होती तो 4 महीने में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा करके तुमको एमएससी की डिग्री दे देता, ठीक है। अपने पास में इतना कुछ पढ़ने के लिए है। तो आप देखेंगे कि भाई अब अपनी फिर ड्यूटी क्या बनती है कि भाई ईमानदार रहें और नियत बना करके डेली का काम डेली करते रहें, क्योंकि काम बहुत है, पढ़ना बहुत है ना। और एक बार ये पढ़ लोगे ना, उसके बाद में सिलेक्शन नहीं भी होगा ना इस साल। जैसे मान लो कि तुमने दिसंबर में एग्जाम देनी है, तुम्हारा अगर मान लो कि बाई चांस कोई 2 4 5 नंबर से ऊपर नीचे हो गया, तो तुमको है ना एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा, और मुझे भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने बच्चों पे मेहनत करी, बच्चों ने मेहनत नहीं करी, ठीक है। कम से कम मेरे को इतना तो सेटिस्फेक्शन होना ही चाहिए कि भाई मैं कम से कम मेहनत कर रहा हूं तो बच्चे उसका कुछ इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, फिर यूजलेस लगता है। हालांकि मैं 3 4 घंटे हाव 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 करके चला जाऊं, है ना, और तुम सुन करके चले जाओ, सो करके वापस उठ के आ जाओ, तो उससे फिर कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, ना तुमको ना मेरे को, है ना। हमको तो बस इतना ही फायदा है कि फीस तो हम ले ही लेंगे तुमसे, है ना। तो ये ध्यान रखो कि भाई जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा ठीक से इस्तेमाल कर लो। हाँ भाई, तुम्हारा भी एप्टीट्यूड का क्लास करवा देंगे, डोंट वरी, ऑनलाइन वालों तुम परेशान ना हो, करवा देंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस का ब्रेकडाउन है। अब 2 चीज़ें हैं, जैसे मिनरलॉजी का सिलेबस जीएसआई के एग्जाम में जिस तरह से लिखा हुआ है, गेट में लिखा हुआ है, उस तरह से अगर सिलेबस करने जाएंगे तो सिलेबस तो हो जाएगा पर समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक सब्जेक्ट को पढ़ने का उसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो वो तरीका मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, मैंने असेसमेंट कर रखा है कि ये सारा सिलेबस किस अप्रोच के साथ में चलेगा। तो लेक्चर 1 से लेकर के जब तक लेक्चर लास्ट नहीं हो जाता तब तक चूं भी नहीं करनी है कि वो तो आया ही नहीं अभी तक, वो तो आया ही नहीं अभी तक, वो सब आएगा, ठीक है। अपने को बस डेली का काम डेली करते जाना है। तुम 10 दिन बाद में देखोगे कि 11वें दिन की जो क्लास हो रही है उसमें स्टार्टिंग के 3 क्लास का कंटेंट काम में आ रहा होगा, रिपीट होने लगेगा, चीज़ें रिवाइज होंगी, चीज़ें याद होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, मज़ा आएगा, डोपामिन रिलीज होगा, दोबारा से एक्साइटमेंट लगेगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं होगा याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। और इन सब में तुमको बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जैसे बर्थडे पार्टी, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना, थोड़ा बहुत मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, है ना, मेरे व्लॉग देखना, वैसे भी तुम देखते नहीं हो, है ना। तो तुमको बाकी चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा नहीं। तो उसके लिए यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फाइन विद इट, कि कोई बात नहीं, बाकी चीज़ों के लिए टाइम कम। जैसे वो तुमने भाग मिल्खा भाग में वो डायलॉग सुना है ना, कि वो आता है, फिर अपने कोच के पास आता है, रो रहा होता है, बोलता है कि गुरुजी सब छूटता जा रहा है। हाँ, तो वो बोलता है ना कि ऊंचे आसमान में उड़ान भरने वाले छोटे पेड़ों पे बैठे पक्षियों से दिल नहीं लगाते। सुना है तुमने वो डायलॉग? बढ़िया डायलॉग था वो, है ना। तो अगर तुमको सब्सटेंशियल अचीव करना है, भाई सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है लाइफ में, है ना, सबकी अलग अलग है। बट इतना तो होना ही चाहिए कि भाई जो तुम जब अचीव करो उसको, तो तुम उसको ये बोल सको कि ये मेरी लाइफ में कुछ मीनिंग रखता है, इसके मायने हैं, है ना। जैसे सब्सटेंशियल अचीवमेंट आप जब भी बोलते हो तो वो तब बोलते हो जब आपको लगता है कि इसका कुछ मीनिंग है ना। और इन ऑर्डर टू गेट मीनिंगफुल लाइफ यू हैव टू अचीव द सब्सटेंशियल थिंग्स, और उसके लिए आपको यू हैव टू बी गुड एट समथिंग। वो क्या है तुम्हारा समथिंग? पढ़ाई। तुम पढ़ने में अच्छे रहोगे
तो वो सब्सटेंशियल चीज़ें अपने आप अचीव हो जाएंगी। फिर वो फिक्र नहीं रहेगी कि वैकेंसी कितनी आ रही है, कट ऑफ कितनी जा रही है। बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है, उनका है पहले पढ़ तो ले, कट ऑफ तो देखी जाएगी। तू तो मिनिमम ही लेने के लिए आया है क्या? मैं तो तेरे को टॉपर बनवाना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अपन जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है? ये भाई एलिट क्लास है, टॉप ऑफ द लेवल है। अपने को कट ऑफ के चक्कर में नहीं फंसना है, अपने को टॉपर का पूछना है कि उससे 5+ लाऊंगा मैं। इस साल 155 का टॉपर आया ना तो 160 लाऊंगा मैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए। जब ऐसा एटीट्यूड पालोगे तो एफर्ट्स भी फिर वैसे ही होंगे। फिर फिक्र नहीं रहेगी कि नींद कितने घंटे आई, उठे कितने बजे थे, दोस्तों से बात हुई कि नहीं हुई, किसी का बर्थडे था विश किया कि नहीं किया, भूल गए। ये सब कुछ दिमाग में नहीं आएगा, है ना। और तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं कि तुम पढ़ रहे हो और वो तुमको बोले कि अरे यार चल आधा घंटा उधर जा आते हैं, 20 मिनट उधर जा आते हैं, ये देख बढ़िया रील देख, ये अच्छी आई हुई है, ये देख ले, पढ़ तो बाद में लेना। जितने भी ऐसे हैं डिलीट देम, कंट्रोल ऑल प्लस डिलीट। ऐसे लोगों से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ज्ञान मत, तुमको सब पता है ये, है ना। मैं तो ज़बरदस्ती बोल देता हूँ, तुमको ये सब चीज़ें पता है, तुमको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या करना चाहिए। बस ईमानदार रहो और जो करना है सिर्फ उस पर फोकस करो, सिलेक्शन सब हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास, अरे भाई साहब 1 घंटा हो गया क्या मेरे को बोलते हुए? टाइम का मुझे तो पता नहीं चला, तुम्हें पता चला क्या? बोल के तो देखो, हाँ है, बोल के देखो कौन बोल रहा है कि टाइम का पता चला? गुप्ता जी तुम बोल रहे हो क्या? है गन बंदूक चलाऊंगा है? असला हम भी रखते हैं प्रधान है? ठीक है, चलो ध्यान रखो और